फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो वर्क क्या होता है यहाँ पे, जीरो। ओके, तो वर्क क्या होता है यहाँ पे, जीरो। उसके बाद क्या बोला था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है, तो वर्क डन क्या आता है यहाँ पे, नेगेटिव। ओके, या फिर इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एक्यूट एंगल हो तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, 90 डिग्री हो तो वर्क डन जीरो आता है, और ऑब्ट्यूस एंगल हो तो वर्क डन क्या आता है यहाँ पे, नेगेटिव आता है। अभी टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, मान लो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हमेशा एक ही फोर्स थोड़ी लगता है, एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं हमेशा। तो कौन सा फोर्स कौन सा वर्क डन करेगा वो कैसे निकालेंगे, या फिर टोटल, मान लो बोला मैंने यहाँ पे कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ये F1 F2 mg और नॉर्मल, ये चार फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्क डन कौन क्या कैसे क्या करे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। हर एक फोर्स का अपना इंडिविजुअल क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वर्क की, हर फोर्स कितना वर्क डन करा है उसको हम निकालेंगे वन बाय वन। उसको निकाला, यहाँ पे चार फोर्सेस तो हमने चार वर्क डन निकाले थे, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चारों वर्डन को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, उसके बाद मैंने बोला था वर्ड डन इज डिपेंड अपॉन रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर हमारा वर्ड डन जो है क्या है, डिपेंड है। कहाँ से हम चीजों को, या फिर जहाँ से हम देख रहे हैं कि फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये चीज हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क डन जो है वो क्या रहता है, डिपेंड रहता है। उसके बाद हमने वेरिएबल फोर्स के कारण कितना वर्डन रहेगा वो देखा। उसके पहले जो भी था अभी ये कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, ये कांस्टेंट फोर्स के कारण कितना वर्डन रहेगा। कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या है, जो वक्त के साथ या फिर वो किसी के साथ, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, वक्त के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ उसकी वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, वर्डन ड्यू टू क्या निकाला अभी हमने, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की बात करें, वेरिएबल फोर्स मतलब किसी न किसी चीज के ऊपर क्या रहेगा, वो डिपेंड रहेगा, वक्त के साथ बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलेगा। यहाँ पे मैं फोर्स ले रही हूँ, इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो हमें वर्डन निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्डन हो रहा है, x1 से लेके x2 जा रहा है। लेट से मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, F फोर्स, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, dx, तो उस वक्त स्मॉल वर्डन कितना हो रहा है, dw इज इक्वल टू f इंटू dx। मुझे टोटल वर्डन निकालना है x1 से लेके x2 तक, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इंटीग्रेट करती हूँ। मैंने बोला था जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी सी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाया कि ठीक है, फोर्स जो है वो चेंजिंग है, तो लेट्स फोर्स F के कारण स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो रही है, तो उसके कारण स्मॉल वर्डन कितना हो रहा है यहाँ पे, dw हो रहा है। तो टोटल वर्डन कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला था, ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, उसके नीचे का अगर मैंने एरिया निकाल दिया तो मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पे वर्क मिल जाता है। हाँ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, उसके नीचे का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो एरिया पॉजिटिव उससे पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव उससे क्या लेना है, हमें नेगेटिव लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी टॉपिक है हमें कवर करने हैं इसमें। देखो, अगला है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं, व्हाट आर ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, या फिर सिर्फ स्प्रिंग है ऐसे भी हम बोल सकते हैं। देखो, इस तरीके से यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट करी है, तो क्या हुआ, इसको इस डायरेक्शन में हमने क्या लगाया, यहाँ पे एफ फोर्स लगाया। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी। ठीक है, स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट करे ना, स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट करेगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगी इस तरीके से। कितना इलोंगेशन हुआ अप टू इक्विलिब्रियम, उसके अंदर डेल्टा एक्स, मान लो एक्स इतना क्या हुआ, यहाँ पे इलोंगेशन हुआ।
तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो कितना बर्डन करेगा। एक तो स्प्रिंग फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे dx। ओके, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फोर्स। यहाँ पे फोर्स कितना रहेगा, के एक्स के बराबर इंटू dx। आई होप सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखो मैं बताती हूँ थोड़ा। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया, ओके, और धीरे धीरे स्प्रिंग क्या हुई, एक्सपांड हुई। कितने से एक्सपांड हुई, लेट से डेल्टा एक्स से एक्सपांड हुई, या फिर डेल्टा एक्स से एक्सपांड हुई, ऐसे कुछ मानते हैं। तो जैसे जैसे वो एक्सपांड हो रही थी, हर एक पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ। हमने इलोंगेशन कब तक की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब इस तरफ क्या लग रहा है हमारा स्प्रिंग फोर्स, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स, के इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स बताया था मैंने एनएलएम में, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितनी होती है, के इंटू एक्स। और एट इक्विलिब्रियम स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, के एक्स के बराबर। हमें वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स निकालना है। तो स्प्रिंग फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है, मैंने बोला भी था स्प्रिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, इलोंगेशन के ऊपर डिपेंड है, इलोंगेशन। तो हर एक पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स अलग अलग रहेगा। तो मैंने क्या किया कि स्प्रिंग फोर्स स्मॉल वर्क डन निकाला, कि भाई मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dx, उस वक्त कितना रहेगा। फिर इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है, बस उसी फॉर्मूले को हमें याद रखना है। वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 1/2 के क्या लिखेंगे यहाँ पे, x2 माइनस x1, यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर। मतलब हमारी जो लेंथ है वो कैसे चेंज हुई है, x1 से लेके कैसे चेंज हुई है, यहाँ पे x2 तक चेंज हुई है। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन इनटू स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे, -1/2 के क्या आ जाएगा यहाँ पे, x2 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर। के तो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी रहेगी। x2 क्या है, x1 क्या है, पहले इतनी लेंथ थी, अभी कितनी लेंथ हो गई, इतनी। ओके, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स हमें याद रखना है। अगर मान लो पहले कुछ एक्सटेंशन था ही नहीं, पहले कुछ एक्सटेंशन था ही नहीं, मतलब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0, ओरिजिनल लेंथ था। यहाँ पे वर्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 के x2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई क्या चीज है, ये वाला फॉर्मूला। पर स्टैंडर्ड वर्डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूला क्या रहता है, -1/2 के इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। पहले इलोंगेशन x1 था, मतलब मान लो इस तरीके से कुछ ओरिजिनल थी, उसके बाद उसको खींचा ना, हाँ, इतने से इतना खींचा। मान लो वैसे बोला जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्डन बताओ, तो ये पहले कितना रहेगा, x1, उसको कितना खींचा हमने यहाँ पे, x2। समझ में आई चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतना वर्क डन जो है करना पड़ेगा। ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स याद रखो, x1 से लेके x2 तक खींचा है। अगर पहले ओरिजिनल लेंथ पे होगी, कुछ खींचा ही नहीं, तो x1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो वर्क डन इक्वल टू -1/2 के क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी। अभी हमें क्या देखना है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। क्या देखना है मुझे अभी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, देखो। जैसे मान लो यहाँ पे हम ए पॉइंट पे हैं और यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है यहाँ पे फाइनल पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम इस पाथ से गए, इस पाथ से गए, इस पाथ से गए, 1 2 3। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने वर्डन 1, वर्डन 2 और वर्डन 3 किया। अभी जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए फोर्स तो इंपॉर्टेंट है, बिना फोर्स के तो वर्डन हम करेंगे ही नहीं। तो हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द 3 डिफरेंट पाथ। हर एक पाथ का वर्डन क्या है, W1, इसका W2, इसका W3। पर वर्डन करते समय हम क्या यूज कर, किस वर्डन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बाय यूजिंग द कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स से वर्डन कर रहे हैं। तो अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कर रहे हैं, देन द वर्क डन इज ओनली डिपेंड अपॉन
the initial and the final point irrespective of the path follow. क्या बोला मैंने अभी? वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, in moving from body from one position to another, it's depend upon only the initial and final position of the body. It does not depend upon the nature of the path followed by the body in going from initial position to final position. किस रास्ते से जा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां से लेके यहां तक पहुंच गए और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट द वर्डन क्या रहता है? सेम। मतलब इस केस में W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W3 वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं, मैं ए से लेके स्टार्ट किया, यहाँ पे बी, ए से लेके ऐसे स्टार्ट करके दोबारा अगर मैं ए पे आ गई, समझ में ये चीज है? ए से स्टार्ट किया फिर बी से, और यहाँ पे कैसे आ गई? यहाँ पे ए पे आ गई। मतलब अभी मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी क्या है? यही है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अभी इस केस में इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी क्या है? यहाँ पे सेम ही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सीधा सीधा टोटल वर्क डन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 रहेगा। तो वर्क डन इन द क्लोज पाथ इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे 0। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया। आगे बढ़ते नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नॉन कंजर्व फोर्स इज सेड टू बी अ नॉन कंजर्वेटिव if the work done or against the work moving body depend upon the path between the initial and final point. So work done against the non-conservative force जो है, work done against the non-conservative force जो है, it depends upon path. किसके ऊपर डिपेंड होता है? पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। लेट्स से ए से लेके बी तक हम ऐसे गए या फिर ऐसे, ओके, इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, इसमें वर्क डन W, इसमें वर्क डन W1 W2, तो दोनों वर्क डन जो है वो सेम नहीं रहेंगे। भले इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, फिर भी किस रास्ते से जा रहे हैं उसके ऊपर वर्क डन डिपेंड रहता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर लाइक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अगर मान लो, लॉजिकल बात मानो ना, ए से लेके बी तक जा रहे, फ्रिक्शन फोर्स एग्जांपल मान लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर तुम इस रास्ते से गए और तुम सीधा इसमें गए, फ्रिक्शन किस में ज्यादा देर तक लगेगा? इसमें ना, और इसमें कम वक्त लगेगा। तो हमारा जो वर्क डन है वो, क्योंकि इसका पाथ बड़ा है, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो। बड़े इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, पर वो पाथ फॉलो के ऊपर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। ओके, यहाँ तक चीजें आई होप तो आप लोगों को जो है वो समझ में आई। आगे बढ़ेंगे हम इस चीज को लेके। बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? हाँ या ना? क्या क्या देखा? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला देखा, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट को रिविजिट कर रहे हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन पार्ट। ओके, क्लियर हुआ एवरीवन? गुड। आगे बढ़ेंगे हम लोग एनर्जी की तरफ। ओके, सबसे पहले हम कौन सी एनर्जी देख रहे हैं? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by the body by virtue of its motion is called as kinetic energy.
If the object is moving with the mass m and having the velocity v, then the kinetic energy is given by 1/2 mv²। हमें पता है क्या, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद अगर ऐसे बोला जाए कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4, और हर कोई अपना अपना वेलोसिटी से जा रहा है, v1 v2 v3 v4, हर का मास अलग अलग है, m1 m2 m3 m4। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? दैट इज गिवन बाय सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब हर एक की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1², 1/2 m2 v2², 1/2 m3 v3²। सभी को, तीनों को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, टोटल सिस्टम की एनर्जी हमें निकाल, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो ये वाला फॉर्मूला पता है। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बताना है अभी? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या बता रही हूँ मैं? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड दी लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। एक तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्या है, mv²। मैंने क्या किया, इसको m से मल्टीप्लाई और m से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा m v का ब्रैकेट्स को देखो, m² अपॉन क्या हो गया यहाँ पे m। पहले तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ना। तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 p² अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है, p² अपॉन 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, p² इज इक्वल टू 2m इंटू क्या हो गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2m इंटू क्या हो गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ में आई चीजें? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गई। आगे बढ़ेंगे। आगे हमें कौन सा टॉपिक देखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या देखने वाले हैं अभी हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है, देखो उसका स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। दिस थ्योरम स्टेट दैट, सुनो अच्छे से, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces, whether they are conservative or non-conservative, external or internal, acting on the particle or object, is equal to the change in kinetic energy of it। क्या बोला यहाँ पे, ये वर्क डन क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से बता रही हूँ कि वर्क डन जो है ड्यू टू ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, दैट इज वर्क डन ड्यू टू conservative forces plus burden due to non conservative forces plus burden due to क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या रहता है, वो बराबर रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहता है। ये हमेशा याद रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी, मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी v1 थी, अभी उसके बाद वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v2। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1²। ओके, आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेके। बहुत छोटे 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 कंसेप्ट है, फिर उसके ऊपर कंबाइन जो है हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग लेके किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। देखो हमने सुना होंगे तो कौन कौन सी रहती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। देयर इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक, द एनर्जी possessed by the body or a system by virtue of its position of configuration is called as potential energy। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, अगर जनरल स्टेटमेंट देखे, डेफिनेशन देखे तो क्या होता है, द एनर्जी पजेस बाय द बॉडी और द, सॉरी, एक मिनट है।
हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed by the body or a system by virtue of its position of configuration is called as potential energy. पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या बोला मैंने? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की ये नाम क्यों है? देखो, कौन से टाइप का वर्क वर्क डन कर रहा है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, कौन से टाइप का वर्क है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, हमारी डिपेंड रहती है। या फिर स्पेसिफिकली बोला जाए तो वर्डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो कुछ टाइप है नहीं, टाइप है तो सिर्फ फोर्स के। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कौन से टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है उस के ऊपर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड है। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से एक ब्लॉक, एक यहाँ पे इस तरीके से एम मास है और ये कितने हाइट पे है? एच हाइट पे है। ये नीचे आएगा, नीचे फोर्स कौन सा लेगा? एम जी, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। तो वर्डन कितना करेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एम जी किधर है? नीचे, क्या आ जाएगा? माइनस एम जी। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? नीचे माइनस एस, माइनस एस। तो वर्डन कितना हो गया? एस, एस है ना, एस की जगह क्या आएगा? एच, एम जी एच। तो वर्डन कितना हो गया? एम जी एच। यहाँ पे फोर्स कौन सा है? यहाँ पे फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वर्डन हो रहा है, तो उसके एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलास्टिक फोर्स कर रहा है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्डन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं जाना है, वो उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अभी हमें क्या देखना है? पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कौन सी देखनी है स्पेसिफिकली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी देखनी है अभी यहाँ पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच। एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एम जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आई चीज है? ओके। उसी हिसाब से स्प्रिंग के बारे में भी देखा था ना हमने। तो स्प्रिंग के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है? यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें कौन सा फोर्स होता है? इलास्टिक वर्ड पे अभी मत जाओ, इलास्टिक वर्ड जब मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बताऊंगी तब उसके ऊपर फोकस करेंगे, या फिर एक काम करते तभी पढ़ लेते हैं वो चीज। चलो अभी नहीं देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के बारे में। अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? एम जी एच। आगे बढ़ेंगे। अभी क्या बताना है हमें? वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का बीच का क्या बताना है? रिलेशन बताना है। ओके, देखो, पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या होता है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी और द सिस्टम इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजिशन। ओके, देखो किसका रिलेशन बता रही हूँ मैं आप लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। वर्डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्डन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता था। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन कि कौन सा पाथ जो है हम फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। दैट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ, क्या होता है यहाँ पे? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है। समझ में आई चीजें? एक और रिलेशन याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू डी आर। जीरो से लेके इन्फिनिटी से लेके कुछ आर डिस्टेंस तक, ये वाला भी रिलेशन। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। या फिर यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? डी यू बाई, क्या होता है यहाँ पे? डी आर। यहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ इक्वेशन दिया है, उसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिया है, देखो ये कब है, क्यों है, कैसे, क्या आया है, उसका एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, पर वो अभी हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो टॉपिक के अंदर चीजों को याद रखो। क्या पढ़ा रही हूँ मैं अभी आप लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बीच का रिलेशन। पहले पहले क्या याद रखना है? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है। पोटेंशियल एनर्जी मान लो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। उसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगी? आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, कौन से भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? फोर्स। ओके, अभी देखो ना यहाँ पे एफ इंटू यहाँ पे डी आर कर दिया, माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डी यू। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे? वर्क। और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये दो रिलेशन हमें याद रखने हैं। समझ में आई चीज है? यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी दी है, उसका इक्वेशन दिया है, उसको डिफरेंशिएट किया तो फोर्स मिलेगा इस तरीके से। और पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे यू लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ क्या होती है यहाँ पे? वर्क डन होता है। उसके बाद अगर 3 डायमेंशन मोशन है, देखो हमेशा याद रखो, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तुम्हें बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, तुम्हें निकालना है फोर्स। तो क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। लेट से तुम्हें अगर ऐसे दिया है u इज इक्वल टू 1/2 k इंटू, या फिर ऐसे दिया है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2k एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स के ऊपर भी डिपेंड है, वाई के ऊपर भी डिपेंड है और जेड के ऊपर भी डिपेंड है। तो कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स, एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी वाई, और प्लस क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी जेड। मतलब ये जो इक्वेशन है उसको एक्स के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्टिव में, फिर किसके रिस्पेक्टिव में? z के रिस्पेक्टिव में। उसका क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन के लिए है। अगर ये 1 डायमेंशन होता, सिर्फ वैसे दिया जाता कि u इज इक्वल टू कुछ दिया है, यहाँ पे मान लो 4x3, तो बस इसका डिफरेंशिएट क्या करते? माइनस डी यू बाई डी एक्स कर लेते, तो हमें क्या मिल जाता? फोर्स। पर यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर डिपेंड है, तो इस तरीके से करना होता है। ये रिलेशन याद रखो, क्वेश्चन करेंगे तो ये रिलेशन का यूज और अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। अभी हमें एक फॉर्मूला बताना, देखो फॉर्मूला बता रही हूँ मैं। वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन इन पुलिंग अ चेन अगेंस्ट दी ग्रेविटी, अगेंस्ट दी ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला देखना। जैसे मान लो इस तरीके का कुछ एक टेबल है, ओके, इस तरीके का एक टेबल है, इसके ऊपर जो है इस तरीके से एक चेन रखी हुई है, इस तरीके से ऐसे चेन रखी हुई, और इसको जो है हम इस तरीके से पकड़ा हुआ है और इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में उसको क्या करे? खींच रहे। उसकी उसकी टोटल लेंथ कितनी है? एल है, उसकी टोटल लेंथ एल है, टोटल मास उसका एम है, और टेबल के नीचे कितनी लेंथ है? एल बाय एक्स, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ हैंगिंग, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ हैंगिंग ओवर एज, ओवर एज। इमेजिन हुआ इस तरीके से ये चेन रखी हुई है, टोटल लेंथ एल है, मास एम है, एल बाय एक्स फ्रैक्शन जो है वो नीचे क्या है? लटका हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो उसको अगर हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज वर्क डन पुलिंग द चेन पोर्शन ऑन द टेबल, मतलब उसको ऐसे खींच रहे हैं, मतलब पूरी चेन को अभी टेबल के ऊपर ला रहे हैं, तो कितना वर्क डन करेंगे हम अगेंस्ट द ग्रेविटी? उसका फॉर्मूला आता है, सीधा याद रखो, एम जी एल अपॉन क्या आता है? 2x²। एम मास, जी ग्रेविटी, एल टोटल लेंथ 2, और एक्स क्या है? इतना नीचे है, ओके, फ्रैक्शन। समझ में ये चीज है? ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सीधा इसका क्या बता दिया आप लोगों को? फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं
आगे हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, उसके पहले काम करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सिस्टम में, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होती, मतलब उनके एडिशन सेम होती है। मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम में ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, पर यहाँ से यहाँ तक जाते समय कंजर्वेटिव फोर्स था, तो हर एक पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, दैट इज एडिशन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, क्या रहती है? सेम रहती है। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल यहाँ पे ले लिया हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उनकी एडिशन, अगर मान लो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? कम, सेम ही रहेगी। एडिशन सेम ही रहेगी, एडिशन सेम रहेगी। अगर किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज एडिशन हमें क्या रहती है? हमेशा उनका सेम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, दैट इज एडिशन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, अगर वर्क डन हो रहा है किसके कारण? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। ओके, ठीक है। बाकी का जो है हम कल देखेंगे। कल के लेक्चर में क्या बचा है? सिर्फ हमारा दो छोटे टॉपिक बचे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम को मैं रिविजिट करूंगी, और उसके बाद पावर के फॉर्मूले देखूंगी, और प्योरली कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आते समय पूरा जो है आप लोग रिवाइज करते आना। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, हम उसको देख रहे हैं, फिर कंबाइन उससे क्या करेंगे? क्वेश्चंस। एवरीवन क्लियर हुआ? ओके, ओके, बाय।